Today's topic is planning. So planning is a selection from among alternative for future course of action for the enterprise as a whole and each department within it. Planning एक ऐसे सिलेक्शन है जहाँ पे कि बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं हमारे पास, बट वी हैव टू प्लान और select that particular alternative for the fulfillment of goal or for fulfillment of whatever activity we want to do. Next is planning involves defining the organizational goal, establishing overall strategy for achieving goals and developing a comprehensive set of plan to integrate, coordinate organizational work. सो प्लानिंग जो है होती है उसमें इन्वॉल्व रहता है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल क्या है और क्या स्ट्रेटजी है जिससे कि अचीव कर सकते हैं गोल को। और एक जो प्लानिंग होती है एक सेट ऑफ प्लान्स होते हैं जहाँ पे कि बहुत सारी चीज़ें को कोलैबोरेट करके हम ऑर्गेनाइजेशनल वर्क को करते हैं बाय कोऑर्डिनेशन। द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग गोल एंड अ सुटेबल कोर्स ऑफ एक्टिव अचीविंग दिस गोल्स। सो जो प्रोसेस होती है गोल को स्टैब्लिश करने की और जो वर्क है ड्यूरिंग दैट प्रोसेस की गोल अचीव हो जाए वो सब प्लानिंग में आता है। इट रिक्वायर डिसीजन मेकिंग। जब हम प्लानिंग करते हैं तो डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। The necessity of planning arises because of the fact that organizations have to operate, survive, and progress in a highly dynamic economical where change is the rule, changes gives rise to the problems and through countless challenges. So जो प्लानिंग होती है वो बहुत नेसेसरी है क्योंकि हमें कोई भी ऑपरेशंस को ऑपरेट करना है ऑर्गेनाइजेशन में, और जो प्रोग्रेस होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की गोल को अचीव करने की उसमें प्लानिंग का होना बहुत इम्पोर्टेंट है, सो दैट वी कैन ओवरकम द चैलेंजेस वी कैन or any problem that arises during the time of any achievement of the goal। तो वो सब प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। नेक्स्ट द डेफिनेशन। प्लानिंग इज डिसाइडिंग in advance what is to be done
When a manager plan, he project a course of action for further attempting to achieve a consistent, coordinate structure of operation aimed at the desired result. So प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस। एडवांस में ही हमें अगर कोई एक्टिविटी करते हैं तो उसको पहले ही हम प्लान करते हैं और फिर उसके बाद वही एक्टिविटी हम करते हैं। अगर जो मैनेजर है वो प्लान करता है कि उन्हें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है टू फुलफिलमेंट ऑफ देयर प्रोजेक्ट, तो वो पहले से ही प्लान करेंगे सो दैट दे गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। अ प्लान इज अ ट्रैप लेड टू कैप्चर द फ्यूचर। जनरली हम कह सकते हैं जो प्लान होता है वो एक ले डाउन होता है कि हम फिगर अपने इमेजिनेशन करते हैं कि हाँ हमें ये चीज़ करनी है सो दैट वी कैन कैप्चर द activity what we want to do. Planning in nursing. Planning in nursing management involves setting goals, establishing strategies, and outlining tasks and schedule to accomplish goals in the delivery of healthcare services. अभी नर्सिंग मैनेजमेंट हम पढ़ रहे हैं तो नर्सिंग मैनेजमेंट में प्लानिंग का क्या रोल है। प्लानिंग जो होता है वो जो गोल्स होते हैं उनको सेट करने में मीन्स क्योंकि हमें प्लान करना है कि हमारे गोल्स क्या हैं, तो वो जो स्ट्रेटजी बनेंगी और जो कैसे हम टास्क को पूरा कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ शेड्यूल्स जो उस पर्टिकुलर गोल को अचीव करने में हेल्प करते हैं इन द हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। तो इसलिए भी प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है नर्सिंग में। दैट कोई भी अगर हेल्थ केयर एक्टिविटी है वी हैव टू प्लान, वी हैव टू do that activity and we have to achieve that goal. Concept of planning.
Next is the concept of planning. Planning is the primarily of So in concept of planning, planning is the primary of all managerial function as it involves deciding of future course of action. सो प्लानिंग जो होता है एक बेसिक प्राइमरी एक टास्क होते हैं मीन्स कि जो प्लान अगर हम कोई भी गोल अचीव कर रहे हैं तो उससे पहले हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी जितने भी ऑल जो फंक्शंस हम कर रहे हैं और डिसीजंस ले रहे हैं टुवर्ड्स फ्यूचर जिससे कि हम जो गोल है उसको अचीव कर सकें. Next is planning is logically precedes the execution of all the managerial functions. मीन्स जितने भी हम फंक्शंस कर रहे हैं जो कि एक मैनेज कैसे करना है कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है वो सब पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं इन प्लानिंग. So planning is a process of deciding in advance what is to be done, where, how and by whom it is to be done. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो प्लानिंग होती है उसमें पहले से डिसाइड कर लेते हैं हम एडवांस में कि क्या काम करना है हमें और कहाँ पे काम करना है कैसे काम करना है और जो वो एक्टिविटी है वो पर्टिकुलर किस इंडिविजुअल को की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी उसको कैसे वर्क करना है. तो इसके लिए क्या होता है कि पहले से ही पूरा एक डिसाइड हो जाता है माइंड में एडवांस में कि कैसे कैसे वर्क करना है सो दैट अचीवमेंट ऑफ द टास्क कैन बी फुलफिल्ड. Thus, it is basically a process of thinking before doing. So, जो concept of planning है वो based है कि हमें पहले ही जो काम कर रहे हैं उससे पहले सोचना है कि हम क्या काम कर रहे हैं कैसे काम कर रहे हैं तो वो चीज प्लानिंग में आती है. Next is the characteristics of planning. Planning is a mental, planning is a goal oriented, planning is forward looking, planning pervades all managerial activity. Planning is a primary function. Planning is based on facts. Planning is flexible. Planning is essentially decision making. So planning जो होती है वो mental process होती है. Mental process in the sense we have to think before we are doing any activity. एंड प्लानिंग हमेशा गोल ओरिएंटेड रहती है कि जब हमें कोई भी टास्क मिला है हम उसको अचीव करने के लिए जो भी प्लान कर रहे हैं देन जब भी प्लानिंग होती है दैट इज फॉरवर्ड लुकिंग मीन्स कि फ्यूचर को लेके हम क्या कोर्स ऑफ एक्शन कर रहे हैं वो प्लान रहेगा. एंड इट परवेड्स ऑल मैनेजियल एक्टिविटी मीन्स कि कैसे कैसे एक्टिविटीज करनी है और कैसे उन एक्टिविटीज को मैनेज करना है ये भी प्लानिंग में आता है. सो प्लानिंग एक प्राइमरी फंक्शन है बिकॉज हम कुछ भी काम करते हैं तो प्लानिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे कि काम कर सके. और जो प्लानिंग होती है वो हमेशा बेस्ड ऑन रहती है फैक्ट्स पे कि अगर हम ये काम कर रहे हैं तो इसका पीछे क्या लॉजिक है और कैसे हम एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे कि हमें कोई भी एक्टिविटी करने में हेल्प मिल रही है. एंड प्लानिंग जो होती है वो हमेशा फ्लेक्सिबल होती है बिकॉज अगर हम फ्यूचर प्लान कर रहे हैं इफ़ देयर इज़ एनी चेंज तो हम उसको भी तो अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग थोड़ा उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं वेरिएशन कर सकते हैं. सो प्लानिंग इज इसेंशियली डिसीजन मेकिंग और प्लानिंग हमेशा ही पहले से ही डिसीजन मेकिंग होती है क्योंकि हमें डिसाइड करना है कि व्हाट एक्टिविटी वी आर डूइंग हाउ द एक्टिविटी विल बी डूइंग तो ये सारी चीज़ें आती है. तो इसलिए हमें पहले से ही डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है कि हम कोई भी एक्शन कर रहे हैं उसको कैसे करेंगे. नेक्स्ट इज फैसिलिटेट्स कंट्रोल. प्लानिंग से ये रहता है कि हम डेविएट नहीं होते हैं कि जो हमें पहले से ही हमने प्लान किया है तो हम वही एक्टिविटी करेंगे जिससे कि हमें जल्दी से जल्दी गोल अचीव हो. एंड इम्प्रूव कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ और इससे जो प्लानिंग होती है उससे कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ भी इम्प्रूव होती है. एंड एक लॉजिकल थिंकिंग भी डेवलप होती है पर्सन में. एंड इकोनॉमिकल ऑपरेशंस और ये जितने भी टास्क होते हैं इन एनी ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे तो ये प्लानिंग करके ही बहुत ही इकोनॉमिक ऑपरेशंस में भी हेल्प मिलती है. एंड इनकरेजेस इनोवेशंस. अगर हम प्लान करेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे कि न्यू न्यू इनोवेशंस होते हैं ड्यू टू लॉजिकल थिंकिंग एंड थिंकिंग बिफोर डूइंग.
एंड देन इज टैकलिंग कॉम्प्लेक्सिटीज। अगर कोई भी ऐसी कॉम्प्लेक्सिटीज आ रही हैं जिसमें कि जो भी हमें प्रोजेक्ट मिला है और टास्क मिला है उसमें डिफिकल्टी है, तो हम प्लान करके उसको भी ओवरकम कर सकते हैं। Importance of planning. According to G.R. Terry, planning is the foundation of most successful action of all enterprises. The importance and usefulness of planning can be understood with reference to the following benefits: minimize uncertainty, emphasize on objectives, promotes coordination. So ये जो इम्पोर्टेंस होता है प्लानिंग का, वो एक बहुत ही मोस्ट सक्सेसफुल एक्शन है, जिसे कि जितने भी इंटरप्राइजेज होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वहाँ पे एक प्लानिंग होना बहुत इम्पोर्टेंट है एक सक्सेसफुल टास्क के लिए। और जनरली कुछ इसके बेनिफिट्स आते हैं प्लानिंग के। तो इसमें आता है फर्स्ट कि मिनिमाइज अनसर्टेनिटी। जितनी भी अनसर्टेनिटी होती है, मीन्स अगर हम बिना प्लान करे कोई काम करेंगे तो उसके बहुत चांसेस होंगे कि वो काम नहीं होगा। एंड एम्फेसाइज ऑब्जेक्टिव मीन्स जब हमें कोई प्रोजेक्ट मिलता है, गोल अचीव करना होता है, तो उससे पहले हम कुछ ऑब्जेक्टिव इस्टेब्लिश करते हैं कि हमें ये कैसे करना है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं पर्टिकुलर गोल के। तो उससे भी प्लानिंग करेंगे तो फिर हेल्प मिलेगी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में, तो फर्दर हम गोल अचीव कर सकते हैं। देन प्रमोट्स कोऑर्डिनेशन। प्लानिंग करने में ये होता है कि हम जितने भी अगर हमें एम्प्लॉयज़ दिए हैं और आइदर हम एक ग्रुप एक्टिविटी कर रहे हैं या फिर हम इंडिविजुअल भी कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कोऑर्डिनेशन बना रहता है। बिकॉज हमें पहले से ही होता है कि हाँ, अगर हम ये कोई गोल अचीव करना चाह रहे हैं तो उसके जितने भी कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं और आइदर स्मूथ लर्निंग है और क्या उनको एक्टिविटी करने के लिए जो अदर रिसोर्सेज की नीड है, तो ये एक कोऑर्डिनेशन में भी हेल्प करता है प्लानिंग। प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग मस्ट फोकस ऑन द पर्पस। पर्पस मीन्स कि जितना भी प्लानिंग होता है वो हमेशा फोकस करता है कि अगर हम ये चीज़ प्लान कर रहे हैं तो इसका पर्पस क्या है। प्लानिंग इज ऑलवेज बेस्ड ऑन द गोल्स एंड इट शुड बी ऑलवेज बेस्ड ऑन क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। और अगर हमारा पर्पस होता है तो उस पर्पस को डायरेक्टली उस तक अचीव होने तक हम क्या करते हैं, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं जिससे कि हमें गोल को अचीव करने में हेल्प मिली। प्लानिंग इज कंटिन्यूस। प्लानिंग हमेशा कंटिन्यू प्रोसेस है और प्लानिंग iterative process which includes series of steps, so continuity and flexibility should be maintained in planning cycle. So जो planning है वो बहुत ही continuous process है और जो इसकी flexibility है वो maintain रहनी चाहिए, so that अगर कोई भी changes हैं तो वो changes करके भी activity कर सकते हैं। So planning should be simple and there should be provision of proper analysis and classifications of actions. Planning हमेशा simple होनी चाहिए so that everybody can understand or any individual can understand what he is going to be done for achievement of the goal. और इसका एक प्रॉपर एनालिसिस भी करना है। सपोज अगर कोई एक्टिविटी या फिर कोई प्रोजेक्ट हम करना चाहते हैं और उसमें जो छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स हैं उसका एनालिसिस भी करना है कि हाँ आइदर ये गोल को अचीव करने के लिए परफेक्ट है या नहीं।
In planning, there should be a good harmony with organizations and environment as well as factors such as political, economical level. Planning करने के लिए good harmony का जरूरी होना important है because किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशनल का इन्वायरमेंट और उसमें जितने भी फैक्टर्स हैं अगर इट इज़ पॉलिटिकल इकोनॉमिकल तो ये सब फैक्टर भी इन्वॉल्व रहते हैं और इन सब को ही देख के क्या करना चाहिए प्लान करना चाहिए बिकॉज जैसा हमारे इन्वायरमेंट होगा जैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हो गए हम उसी के अकॉर्डिंग प्लान करेंगे कोई भी एक्टिविटी. Next is planning should be hierarchical in nature, must have organizational identification. So planning हमेशा organizational hierarchical nature की होती है. So if कोई भी हमें काम करना है तो if any manager have to do so उसको अगर कोई भी एम्प्लॉय से कराना है तो एक हायरार्की बनी रहती है एंड प्लानिंग शुड बी परवेसिव एक्टिविटी कवरिंग इंटायर ऑर्गेनाइजेशन विथ ऑल इट्स डिपार्टमेंट सेक्टर एंड डिफरेंट लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड इट्स शुड बी बैलेंस. सो जो प्लानिंग करते हैं वो एक बैलेंस लेवल पे होनी चाहिए जहाँ पे कि हर एक डिपार्टमेंट अगर इन्वॉल्व है दैट पर्टिकुलर गोल के लिए तो एक ओवरऑल डिपार्टमेंट को इंटायर कलेक्शन करके डिफरेंट डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन को कलेक्ट करके प्लान करना है. प्लानिंग मस्ट बी प्रिसाइज in objective scope in nature. It should be realistic in its scope and pinpoint the expected result. So planning हमेशा ऑब्जेक्टिव्स के बेस्ड में होनी चाहिए जहाँ पे कि ऑब्जेक्टिव्स जो ड्रॉन किए हैं बाय एनी इंडिविजुअल पर्सन और एम्प्लॉय वो क्लियर ऑब्जेक्टिव होने चाहिए सो दैट दे कैन गो थ्रू the objectives. In planning, provision should be made to be use all the available resources. प्लानिंग जब करते हैं तो उसमें जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही करा जाता है and planning should always be documented so that the entire concerned are fully committed to the implementation of program. जो प्लानिंग होता है वो हमेशा डॉक्यूमेंटेड रहना चाहिए बिकॉज जो भी हम वर्क कर रहे हैं दैट शुड हैव प्रॉपर रिकॉर्ड रिपोर्ट्स होनी चाहिए सो दैट जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो वहाँ पे कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी और जो जो हमें एक्टिविटी करने हैं और जो गोल अचीव करना है वो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उसको अचीव कर सकते हैं.
Next is a step of planning process, establishing objectives. प्लानिंग करने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स का इस्टेब्लिश होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड देन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लानिंग प्रीमिसेस। देन जितनी भी प्लानिंग को पहले ही हम नोट कर दें कि हमें फ्यूचर प्लान क्या क्या करने हैं, तो उसको भी हमें इस्टेब्लिश करना है। एंड देन डिटरमाइनिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज, तो उसके बाद हम देखते हैं कि ऑप्शंस क्या हैं हमारे पास किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए। तो जितने भी अल्टरनेटिव्स होते हैं वो हम देखते हैं। देन इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, उसके बाद हम इवेल्युएट करते हैं अल्टरनेटिव्स को कि कहाँ कौन हमारे लिए बेनिफिट है। एंड देन सेलेक्टिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन, देन हमें जो एक्टिविटी करनी है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। और ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो डिपेंड करता है कि अगर हमें टाइम, कोई अल्टरनेटिव है जहाँ पे हमें टाइम कम लग रहा है और आइदर रिसोर्सेज, तो अलग अलग चीज़ों पे बेस्ड हो सकता है कि हमें कैसे सिलेक्ट किया है दैट पर्टिकुलर alternative। then formulating derivatives plans, then उसके बाद हमें जो प्लान है उसको फॉर्मुलेट करना है। then establish sequence of activities after derivative plan, we have to sequence whatever the activity we have to done। then feedback, उसके बाद हमें देखना है फीडबैक कि जो हमारा जो प्लानिंग प्रोसेस है वो सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ। then vision, vision is the long-term goal where the organization wants to see itself। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको स्टैब्लिश करने से पहले उनका एक विजन होता है। विजन वो इंक्लूड होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका लॉन्ग टर्म गोल क्या है। Vision represents the imagination of future event and prepares the organization for the same। विजन एक फ्यूचर इवेंट्स को इमेजिनेशन करके प्लान करते हैं और एक प्रिपेयर करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। देन विजन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हेल्प इन डिफाइनिंग द मिशन एंड द ऑब्जेक्टिव, सो इट हैज़ टू बी सेट क्लियरली एंड हैज़ टू बी फोकस्ड। जो विज़न होता है उसमें एक डिफाइंड मिशंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो कि क्लियरली डिफाइंड होते हैं और उन्हीं चीज़ों पे फोकस करते हैं सो दैट जो विज़न होता है उसको पूरा कर सकें फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज मिशन। Mission is the organization's purpose for fundamental reasons for existence। मिशन वो है जिस चीज़ के लिए वो कंपनी, वो ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुई है, उसका पर्पस क्या है और जो उसका एक्सिस्टेंस है जिसके लिए वो इस्टेब्लिश हुई है उसका फंडामेंटल रीज़न क्या है। A mission statement helps the organization to link its activities to the needs of the society and legitimates its existence। So एक missions जो होते हैं वो एक statement होता है जहाँ पे कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग मिशन होता है कि उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस पे फोकस कर रहा है। सो इस पे एक स्टेटमेंट वो बना सकते हैं जहाँ पे कि जो कि अकॉर्डिंग टू नीड और लॉ के रिलेटेड हो। एंड देन नेक्स्ट इज मिशन स्टेटमेंट। मिशन स्टेटमेंट आर कस्टमर ओरिएंटेड, सोसाइटी एंड फ्यूचर ओरिएंटेड। जितना भी मिशन रहता है हमेशा कस्टमर ओरिएंटेड रहता है जो कि सोसाइटी में इम्पोर्टेंट है और फ्यूचर ओरिएंटेड रहता है। इट डिपिक्ट द ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस कैरेक्टर एंड डज so in ways that distinguish the organization from other organization। जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस में बिजनेस कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं जो कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन को दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से अलग करते हैं बिकॉज सबके विजन्स मिशंस अलग होते हैं। कंपोनेंट ऑफ प्लानिंग, इसमें कुछ कंपोनेंट हैं प्लानिंग के। फर्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, प्रोग्राम और बजट। कंपोनेंट ऑफ प्लानिंग, इसमें ये सब चीज़ें इसलिए दी गई हैं क्योंकि जो
प्लानिंग होना चाहिए, उसका ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए सर्टेन। जब हम एक गोल अचीव कर रहे हैं तो उसके हो सकता है 3-4 ऑब्जेक्टिव हम बना लें और उस पे ही फिर जो हम प्लान कर रहे हैं उसको काम करें। एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द पॉलिसीज ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, प्रोसीजर्स एंड वेरियस प्रोग्राम्स। एंड डेफिनेटली हम कोई चीज़ प्लान कर रहे हैं तो हम उसको बजट भी देखेंगे कि हाँ उस चीज़ में वो चीज़ बजटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है।
Next is the objective are the important and towards which organizational and individual activities are directed. Objectives किसी भी organization के very important है so that any individual activity can direct it toward the particular objectives. Next is an objective is verifiable, provable when at the end of the period one can determine whether or not objective have been achieved. So objectives को verify करना बहुत important है so that there should be evaluation whether that objective is done or not done. So objective are precise and used to specify the end result which an organization wants to be achieved. Objective हमेशा precise होने चाहिए, छोटे clear होने चाहिए so that जो result होता है किसी भी organization को उसको achieve कर सकते हैं. The result can be achieved at the varying time period और जो result होता है वो depend करता है जितने भी ओवरकम्स होते हैं सो दैट जो गोल है वो अचीव कर सके. तो वो डिपेंड करता है कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो जल्दी हो जाते हैं, कुछ होते हैं कि जिसमें टाइम टेकिंग होते हैं. एंड सो द ऑब्जेक्टिव कैन बी लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव विच कैन बी सपोर्टेड बाय द शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव. सो जितने भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो बहुत लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और जिसको सपोर्ट किया जाता है बाय शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स. And next is objectives from a hierarchy. So organizational objectives, divisional objective, departmental and individual objectives. Organization के अंदर different जो एरियाज होते हैं और डिपार्टमेंट्स होते हैं उसमें डिवाइड किया जाता है. एक तो सबसे फर्स्ट होता है मेन जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है. देन डिविजनल ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, जितना भी डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू द सीनियरिटी और द स्टार जो डिपार्टमेंटल है. उसके बाद आएगा फिर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स आते हैं. नेक्स्ट इज पॉलिसीज. So policies are written statement or oral out understanding. In some, they are general terms for governing actions in repetitive situation. Realizing of objectives is made easy with the help of policies, as policies provide standing solution to the problem. सो पॉलिसीज जितने भी रिटन स्टेटमेंट होते हैं और ओरल अंडरस्टैंडिंग होती है जहाँ पे कि जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उन्होंने एक पर्टिकुलर प्रिपेयर किया रहता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ क्या क्या हैं. आई मीन्स इस जनरल टर्म्स में हम कह सकते हैं कि जो एक्शंस हम कर रहे हैं उसको कैसे करना है और आइदर रिपीटेटिव एक्शंस कैसे करने हैं वो सब हम इस पे ही करते हैं. एंड देन रियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इज मेड इजी. और इसमें जो इतने भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसमें हेल्प मिलती है सो दैट जो पॉलिसीज़ हैं उनको अप्लाई करके, और इसमें जो सॉल्यूशंस होते हैं वो भी हम कर सकते किसी भी प्रॉब्लम का. Procedure. Procedure indicate the specific manner in which a certain activity is performed. Procedure ऐसी एक्टिविटी होती है जहाँ पर कि कोई भी टास्क है उसको हमें कैसे परफॉर्म करना है, उस पर जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी सर्टेन एक्टिविटी वो प्रोसीजर पे आएंगी. दे आर मोर डिफिनेट and specific guides to action but only for fulfillment of objective. जो प्रोसीजर होते हैं वो मोर डिफाइंड होते हैं और उसमें स्पेसिफिक गाइड ऑफ एक्शंस की ज़रूरत पड़ती है. और इसमें जो मेन होता है प्रोसीजर्स का वो होता है कि गोल कैसे ऑब्जेक्टिव जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको कैसे फुलफिल करना है. नेक्स्ट इज प्रोग्राम. Program welds together different plans for implementing them to completely and orderly course of action. Program
डिफरेंट प्लान को इम्प्लीमेंट करना होता है और जिसे कि हम कंप्लीट कर सकते हैं और ऑर्डरली जो एक्टिविटी है उसको कंप्लीट कर सकते हैं. देन प्रोग्राम आर नेसेसरी फॉर बोथ रिपीटेटिव रूटीन प्लानिंग एंड नॉन रिपीटेटिव क्रिएटिव प्लानिंग कोर्स ऑफ एक्शन. जो प्लानिंग होती है वो रिपीटेटिव भी होती है, रूटीन प्लान भी होता है और नॉन रिपीटेटिव भी हो सकती है जहाँ पे कि एक क्रिएटिव लॉजिकल थिंकिंग करके प्लान किया जा रहा है जिससे कि जो कोर्स ऑफ एक्शन है उसको कंप्लीट किया जा सके. बजट. Budgets are the plan's continuing statement of expected result in numerical terms, money, manpower, material and so forth. सो बजट जो होते हैं वो एक कंटिन्यूइंग स्टेटमेंट होते हैं जहाँ पे कि न्यूमेरिकल टर्म्स होते हैं और न्यूमेरिकल टर्म्स किस में होते हैं मीन्स मनी या फिर मैन पावर कितना है, मटेरियल कितना है, तो ऑल ओवर एक जो रिसोर्सेज हैं वो कितने हैं इन टर्म्स ऑफ इन न्यूमेरिकल टर्म्स. नेक्स्ट इज फैक्टर अफेक्टिंग प्लानिंग. प्लानिंग को कुछ फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट कर सकते हैं. फर्स्ट इज कंपटीशन. कंपटीशन ज़्यादा रहेगा तो हमें प्लान भी बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, तो ऑब्जेक्टिव्स भी उतने परफेक्टली बनाने पड़ेंगे. एंड इकोनॉमी. सो प्लानिंग इज ऑलवेज बेस्ड ऑन द इकोनॉमी और द रिसोर्सेज. एंड देन मैनेजर. मैनेजर मीन्स कैसे कि जैसे मैनेजर का एक्सपीरियंस, मैनेजर का क्वालिफिकेशन. सो वो डिपेंड करता है कि जो प्लानिंग कर रहे हैं फिर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और उसके थ्रू हम कैसे कैसे एक्टिविटी कर रहे हैं. अगर सपोज अने एक्सपर्ट हैं तो फिर वो प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा प्रॉपरली. एंड देन इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन जैसे कि अगर इंफॉर्मेशन नहीं मिला है सबऑर्डिनेट्स को या फिर जो ग्रुप में, तो फिर तब भी प्लान क्या हो सकते हैं, फुलफिल नहीं हो सकता है प्लान. एडवांटेज ऑफ प्लानिंग.
Next is the advantage of planning: reduction of uncertainty, better utilization of resources, increase organizational effectiveness, reduce the cost of performance. So reduction in of certainty means if any there is complication, so we have to plan earlier. तो अगर हम प्लान पहले से ही करते हैं कि जो हमें एक्शंस करने होते हैं तो उसमें अनसर्टिनिटी का चांसेस कम रहता है, एंड प्लानिंग से ही हम बेटर यूटिलाइजेशन करते हैं रिसोर्सेज का. देन इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस. इससे हम जो ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस है, मीन्स की जो ऑर्गेनाइजेशन का वर्क है, इफ़ वी आर प्लान और उसी में फिर हम इम्प्लीमेंट करें तो उससे इफेक्टिवनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी इंक्रीज होगी. एंड रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ परफॉर्मेंस, मीन्स there is also reduction in the performance cost and concentration on objectives. So generally planning is based on the defined objectives और हेल्प इन कोऑर्डिनेशन. और प्लानिंग में हेल्प होती है कोऑर्डिनेट करने में, एंड जो प्लानिंग होती है दैट मेक कंट्रोल इफेक्टिव. और प्लानिंग से जो कंट्रोल है उसको भी हम इफेक्टिवली कर सकते हैं. एंड देन इनकरेजमेंट टू इनोवेशंस. So after planning, there must be encouragement and innovations, and then increase in competitive strength. और प्लानिंग में जो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ होगी वो भी इम्प्रूव होता है, इंक्रीज होता है. एंड डेलीगेशन इज फैसिलिटेटेड. और हम जो डेलीगेशन है मीन्स कि एक डिफाइंड वर्क है जो, और डिवीज़न ऑफ वर्क है उसको भी हम फैसिलिटेट कर सकते हैं बिफोर गोइंग टू इम्प्लीमेंट, पहले से ही प्लान करके. Then types of planning. So the most organizations of any size more than services, as result they cannot develop a single plan to cover all organizational activity. They must develop plan for multiple levels. And for the purpose there are many types of plan, and those are different plans are carried out at different level of एन ऑर्गेनाइजेशन. सो जो टाइप्स ऑफ प्लान होते हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है चाहे वो किसी भी साइज की हो, मीन्स आइदर जो बिग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस होती है, वहाँ पे जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको प्लान करके ही हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं. एंड देयर आर बहुत सारे प्लान्स होते हैं एक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन पे, डिफरेंट लेवल्स पे. एंड जो टाइप्स ऑफ प्लान आते हैं उसमें फर्स्ट है स्ट्रेटेजिक प्लान, ऑपरेशनल प्लान, प्रोएक्टिव प्लान एंड रिएक्टिव प्लान्स, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल प्लान्स, स्टैंडिंग एंड सिंगल यूज प्लान. सो फर्स्ट इज स्ट्रेटेजिक, जिसे हम लॉन्ग रेंज प्लानिंग भी करते हैं. जनरली इट इज बेस्ड ऑन द डेप्थ ऑफ एनालिसिस ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट, स्ट्रेंथ, वीकनेस, एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी, थ्रेट. Realistic goals can be set for the preferred future. It extends 3 to 5 years into the future. So it is determined by the direction of organization, allocation of resources, assigned responsibility, and determine the time frame. सो जनरली जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होती हैं वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डेप्थ एनालिसिस करती हैं, और ये इंटरनल और इन्वायरमेंट को स्ट्रेंथन करता है, और जो और उसकी वीकनेस को और जो एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी होती हैं उन सबको मिला के गोल बनाते हैं. गोल जो होते हैं वो 3 to 5 ईयर्स तक भी फ्यूचर में हो सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल इतने टाइम ड्यूरेशन में अचीव हो सकते हैं. और जनरली स्ट्रेटेजी प्लानिंग जो बेस्ड होती है वो डायरेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, और कितने रिसोर्सेज हैं और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको कैसे टाइम फ्रेम में डिटरमाइन करके और उनको प्रोग्राम करके. सो जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है वो हमेशा एक गोल्स पे डिपेंड रहती है, और ये जो पॉजिटिवली और निगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं जो भी सक्सेस होती है ऑर्गेनाइजेशन की. पर्पस ऑफ स्ट्रेटेजी प्लानिंग, इट क्लैरिफाई बिलीव एंड वैल्यूज़. ये क्लैरिफाई करते हैं जो भी प्लान है उसकी वैल्यूज़ और बिलीव्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के. एंड व्हाट आर द ऑर्गेनाइजेशंस स्ट्रेंथ एंड वीकनेस
थ्रू द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग वी विल नो अबाउट द स्ट्रेंथ और वीकनेस, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस लगाया जा सकता है। What are the potential opportunities and threats? So स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में ये भी पता कर सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं और उनके थ्रेट्स क्या हैं। एंड जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कैसे मींस जो फेज पे वो दैट इज गोइंग थ्रू, एंड इट इज गिव्स डायरेक्शन टू ऑर्गेनाइजेशन, improve efficiency, eliminate underused program, concentrate resources on important services, improve communication and coordination of activities. So स्ट्रेटेजिक प्लान एक डायरेक्शन देती है ऑर्गेनाइजेशन को, और जो भी उसके इफ़िशियंसीज को हैं उसको इम्प्रूव करती है, और जो रिसोर्सेज हैं उसको लेके जो भी एक्टिविटी है वो कर सकते हैं और इम्प्रूव करते हैं कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन को। Next is levels and activities involved in strategic planning. So, details analysis of SWOT organization, both internal and external. So, develop philosophy and formulation of policies and objective on the basis of analysis and of organization, allocation of resources, and evaluation of activity to increase efficiency, providing proper direction to avoid duplication of the services. So जो activities हैं involved रहती है strategic planning में, सबसे पहले तो जो सॉर्ट एंड जो SWOT है, सो S मीन्स जो स्ट्रेंथ है, W मीन्स वीकनेस है, O मीन्स अपॉर्चुनिटी, एंड T मीन्स थ्रेट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, चाहे वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हो या बाहर इन्वायरमेंट से हो, सो ये एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद कोई भी पॉलिसीज़ हैं, फिलॉसफी है, अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन का जो पर्पस है इस्टेब्लिशमेंट का, उसको एनालिसिस करना, और जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको फाइंड आउट करना और प्रायोरिटी बेसिस पे उनको यूज़ करना, एंड देन ये इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं जितने भी उनको इवेलुएट करना रेगुलरली, एंड एक डायरेक्शन प्रोवाइड करना जिससे कि डुप्लीकेशन ऑफ सर्विसेज ना हो पाए। Operation short range planning. Operation planning, it is done in conjugation with the budgeting, usually a few months before fiscal year. Nurse managers are more likely to be involved in operation planning. These are derived from a strategic plan in order to accomplish the goals and objectives of organization. It is sometimes called management plans. This is a soft of written blueprint to achieve the intended goals and objectives. So जो operation plans होते हैं वो
पहले किए जाते हैं फिजिकल प्लानिंग से पहले, और इसमें जो नर्स मैनेजर होती है वो इन्वॉल्व रहती है ऑपरेशन प्लान्स में, और इसमें कुछ स्ट्रेटेजिक प्लान होते हैं जिससे कि गोल और ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं, एंड कुछ रिटर्न ब्लूप्रिंट्स होते हैं जिसमें कि गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स लिखे रहते हैं सो दैट जिससे कि प्लान कर सकें। ऑपरेशन प्लान शुड बी इंक्लूडेड। ऑपरेशन प्लान के अंदर कुछ चीज़ें आती हैं। सो फर्स्ट वन इज क्लियर ऑब्जेक्टिव। ऑपरेशन प्लान का हमेशा क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए जिससे कि एक्टिविटी कर सके और अचीव कर सके गोल को, एंड एक्टिविटी शुड बी डिलीवर्ड, एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज कोई भी हम काम कर रहे हैं उसमें क्वालिटी होनी बहुत ज़रूरी है, एंड डिज़ायर्ड आउटकम, स्टाफिंग एंड रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट, इम्प्लीमेंटेशन टाइम टेबल्स, अ प्रोसेस ऑफ फॉर मॉनिटरिंग प्रोग्रेस। और इसमें जो डिज़ायर्ड आउटकम होते हैं उसमें स्टाफिंग होना चाहिए, जो रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट होनी चाहिए वो होना चाहिए, एंड जो भी टाइम टेबल हैं उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और मॉनिटर कर सकते हैं रेगुलरली। नेक्स्ट इज द पर्पस। सबसे फर्स्ट है तो जिससे कि टू स्पेसिफाई द एक्टिविटीज प्रोसीजर एंड टाइम फ्रेम टू अचीव देम, टू एलोकेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टाफ टू इन्वॉल्व इन पर्टिकुलर एक्टिविटी, टू प्रिपेयर द स्टाफ फॉर टेकिंग अप रिस्पॉन्सिबिलिटी, इवेल्युएशन ऑफ पेशेंट केयर, to specify the record to keep and policies needed, to give freedom to each staff to plan own goals objective in the line with the department एंड इंस्टीट्यूशन गोल्स। तो इससे हम स्पेसिफाई कर सकते हैं जो भी पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ हैं प्रोसीजर हैं विद इन द टाइम फ्रेम, और उसको भी अचीव कर सकते हैं, और फिर एलोकेट कर सकते हैं जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं स्टाफ की, क्योंकि हम नर्सिंग मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो जो भी पर्टिकुलर एक्टिविटी दी जाती है स्टाफ को, दैट शुड बी द स्टाफ शुड बी रिस्पॉन्सिबल एंड हैव टू फिनिश द एक्टिविटी विद इन द सर्टेन टाइम पीरियड, एंड कोई भी जो चीज़ मिलती है एक्टिविटी के लिए गोल के लिए वो उसके रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए स्टाफ को। और समटाइम अगर पेशेंट से रिलेटेड है तो पेशेंट को जो गोल्स हैं वो भी इवेलुएट करके देखना है कि पेशेंट केयर के लिए हो पाए हैं और आइदर कितना आउटकम आए हैं। सो और रिकॉर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम कोई भी गोल अचीव करने के लिए एक्टिविटी कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उसका रिकॉर्ड होना बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर हम गोल और ऑब्जेक्टिव बनाते हैं इससे जो स्टाफ होता है उसको भी फ्रीडम होती है कि विद इन दैट रेंज और जो गोल है उसको वो अचीव करने के लिए उस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट इज प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव प्लान। सो प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव प्लान्स में आते हैं, जैसे कि प्रोएक्टिव प्लान्स होते हैं वो एक
सो इन प्रोएक्टिव प्लान जो होती है वो एक सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन होते हैं जहाँ पे कि एक चेंजेस होते हैं अकॉर्डिंग टू रिलीवेंट इन्वायरमेंट, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो ये वेट नहीं करती कि हाँ इन्वायरमेंट कब चेंज होगा और कब एडवांसमेंट आएगा तो हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, बट दे आर बेस्ड ऑन ट्रूली बेस्ड ऑन दी फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। तो उन्हें पता है कि हाँ फ्यूचर में 5 साल बाद क्या चेंजेस आ रहे हैं, अभी क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो वो वही प्लान करने लग जाते हैं और उनको एडवांस में ही काम करने लग जाते हैं। सो इंडिया में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जैसे कि उन्होंने अडॉप्ट किया और उनकी जो कंपनीज हैं वो फास्टर ग्रोथ हुई हैं। And reactive planning organization response come after the environmental change take place. In situation the organization lost the opportunity to those organization which adopt a proactive approach. रिएक्टिव अप्रोच तब होता है जब इन्वायरमेंट में चेंजेस आ जाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन तब रिस्पॉन्ड करती है जब वो चेंजेस आ गए होते हैं उस सिचुएशन से, और उसके बाद जो भी सिचुएशन है उसको अडॉप्ट करती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अपनी कंपनीज में चेंजेस लाती है, तो वो आता है रिएक्टिव प्लान आफ्टर जो इन्वायरमेंटल चेंज जो एक्शन लिए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। प्रोएक्टिव में पहले ही एडवांस में ही चेंजेस दिए जाते हैं। Formal and informal planning. Formal planning is in the form of well-structured process involving different steps. In large organization, they are undertake planning in formal way in which they create planning cell placed at the sufficiently high level in the organization. The informal planning is undertaken by the smaller organization. The planning process is based on the manager's memory of event, institution and gut feeling rather than the based on systemic evaluation of the environment. फॉर्मल प्लानिंग में एक वेल स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग होती है जहाँ पे कि डिफरेंट स्ट्रक्चर होंगे और एक फॉर्मल वे जो कंपनीज में ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होता है उसमें हायर लेवल के जैसे प्लान करना है वो सब चीज़ें फॉर्मली होंगी। बट इनफॉर्मल में ये हो सकता है कि स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन में ये प्लान हो सकते हैं और कुछ ऐसे इवेंट होते हैं जो कि मैनेजर के थ्रू होता है कि हाँ वो उनको सही लग रहा है इसलिए वो चीज़ हो रही है, बट इनका कोई एक सिस्टमिक इवैल्यूएशन उस पर बेस्ड रहेगा कि इन्वायरमेंट पे क्या चेंजेस आ रहे हैं, बट ये छोटे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं तो ये इनफॉर्मली भी प्लान करते हैं। Next is standing plans. Standing plans are put to use again and again over a long period of time. Once established, they continue to apply until they are modified or abandoned. Standing plan help managers in dealing with the routine matters in a predetermined and consistent manner. Example of standing plan are organizational mission and long-term objectives, strategic policies, procedure and rules. So standing plannings जो होती हैं वो बार बार बनते रहती हैं एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, बिकॉज उन्हें एक होल में एक कुछ गोल अचीव करना होता है, तो ये कंटिन्यूसली अप्लाई होती हैं जब तक कि वो मॉडिफाई ना हो जाए या अमेंडमेंट कुछ न्यू चीज़ें ना आ जाए। सो जहाँ पे जो स्टैंडिंग प्लान्स होते हैं वो जहाँ पे वो हेल्प करती है मैनेजर को कि जो रूटीन मैटर्स हैं उसको कैसे कंसिस्टेंटली मैनर में काम किया जाए। और कुछ एग्जांपल आते हैं स्टैंडिंग प्लान्स के, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन का मिशन है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या है, और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स होंगे तो डेली कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे कि हाँ ये चीज़ें हमें सेम गोल तो सेम रहेगा बट जो ऑब्जेक्टिव्स हैं या कैसे एक्टिविटी है प्लान है वो थोड़ा उसमें कुछ एग्जीक्यूशन आ सकता है। एंड देन स्ट्रेटजीज और पॉलिसीज प्रोसीजर रूल्स सब स्टैंडिंग प्लान्स के ही पार्ट हैं। और सिंगल यूज प्लान आता है। सिंगल यूज प्लान आर रिलीवेंट फॉर अ स्पेसिफिक टाइम एंड आफ्टर द लैप्स ऑफ द डेट टाइम these plans are formulated again for the next period. And single plan uses plan are non-recurring in nature and deal with the problem that probably will not be repeated in the same form in future. Generally these plans are derived from the standing plans. Example projects, budget, targets. Organizations set their mission and objectives out of which the strategic action are determined in order to put these action into operations. Projects, budget etc are prepared for the specific time period. सिंगल प्लान होते हैं कुछ स्पेसिफिक टाइम के होते हैं और जब टाइम खत्म हो जाता है तो वो जो प्लान होते हैं वो भी कुछ और मीन्स कि वो भी
मीन्स उसका भी क्या होता जाता है, लैप्स हो जाते हैं वो प्लान, और फिर उसके बाद कुछ और प्लान है तो फिर नेक्स्ट हम दूसरा प्लान फॉर्मुलेट करते हैं। और जनरली ये जो प्लान्स होते हैं वो स्टैंडिंग प्लान से ही डेरिवेट होते के आते हैं। जैसे कि प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं कि जो स्मॉल प्रोजेक्ट्स हैं और उनका टाइम ड्यूरेशन कम है, एक सिंगल प्लान हो फिर न्यू प्रोजेक्ट आ गया। फिर बजट्स हैं, टारगेट्स होते हैं, जो छोटे छोटे टारगेट्स ग्रुप को दिए जाते हैं कि उनको ये टारगेट फुलफिल करना है और वो उसके लिए प्लान करते हैं। वंस द टारगेट फुलफिल, उनको फिर प्लान उनका स्टॉप हो जाता है बिकॉज दे हैव इम्प्लीमेंटेड, दे हैव अचीव द गोल। फिर वो दूसरा प्लान और टारगेट्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। सो नेक्स्ट इज द इनोवेशन। इनोवेशन इज एक्ट ऑफ थिंकिंग ग्रुप नॉलेज स्किल एटीट्यूड इनटू अ न्यू ओरिजिनल rational ideas, the generation of new ideas or application of existing ideas of a new situation resulting in improvement in the organization. Innovation is the action of introducing a new method, idea or product. Innovation से generally क्या होता है, एक act of thinking होती है जहाँ पे कि हम एक न्यू चीज़ और आइडिया को या स्किल को ओरिजिन दे रहे हैं या आइडिया बता रहे हैं, और ये जो न्यू आइडियाज़ होते हैं उसको हम एप्लीकेट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं न्यू सिचुएशन पे जहाँ पे कि वो ये बेनिफिशियल हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। और जो इनोवेशंस होते हैं वो एक न्यू मेथड को और इंट्रोड्यूस करता है, आइडियाज़ को, प्रोडक्ट्स को। नेक्स्ट इज द नीड फॉर इनोवेशन इन नर्सिंग। नर्सिंग में इनोवेशन का बहुत इंपॉर्टेंट नीड है। सो मेंटेनेंस ऑफ क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज, इससे क्या होता है इनोवेशन में, क्योंकि न्यू स्किल्स डेवलप होंगे, न्यू आइडियाज़ डेवलप होंगे तो जो क्वालिटी है हेल्थ सर्विस की वो मेंटेन रहेगी और इम्प्रूव रहेगी। मीटिंग द इंक्रीज डिमांड ऑफ हेल्थ केयर फील्ड, और इससे जो हेल्थ केयर फील्ड की इंक्रीज डिमांड है वो भी हर एक इंडिविजुअल तक पहुंच सकती है। एंड इंक्रीजिंग एडवांस इन द हेल्थ केयर फील्ड। सो अगर हम इनोवेटिव थिंकिंग करेंगे तो जो हेल्थ केयर है उसमें भी एडवांसमेंट आएगा। एंड इमर्जिंग क्लिनिकल एंड नर्सिंग स्पेशलिटीज़, और इसमें डिफरेंट टाइप की अभी बहुत सारी स्पेशलिटीज़ आई हैं जो कि नर्सिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं वो डेवलप हो जाएं। एंड नेक्स्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इनोवेशन, दैट इज फर्स्ट इज रिलेटिवली एडवांस। जितने भी इनोवेशंस होते हैं वो एडवांस होते हैं क्योंकि वो न्यू आइडियाज़ पे बेस्ड होते हैं ओवर द ओल्ड वन। एंड कंपैटिबिलिटी डिग्री ऑफ congruence between the innovation and existing valuable habits past experience need to participate। compatibility रहती है because जो innovations होंगे वो depend कर रहते हैं कि past experience क्या है, values और habits पे, और need क्या है उसके according innovation होता है। देन कॉम्प्लेक्सिटी डिग्री ऑफ डिफिकल्टी इन एप्लीकेशन ऑफ न्यू आइडियाज़, कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं जब भी हम इनोवेशन करते हैं क्योंकि न्यू आइडियाज़ हैं तो डिफिकल्टी हो सकती है। एंड feasibility degree to which new ideas can be tested or tried, degree to which the outcome are identifiable। And next is the principle, innovation is to analyze the opportunities और sources। innovation का means ही है कि analyze करना opportunities को और sources को। और जो innovations होती हैं वो both conceptual भी हो सकती हैं and perceptual भी हो सकती हैं, concept पे base पे और जो thinking के base पे है। एंड इट शुड बी सिंपल एंड फोकस, इनोवेशंस हमेशा सिंपल एंड फोकस्ड होनी चाहिए। एंड इफेक्टिव इनोवेशन स्टार्ट स्मॉल एंड दे एम टू डू वन स्पेसिफिक थिंग। इनोवेटिव जो इनोवेशंस होते हैं वो स्मॉल चीज़ों से स्टार्ट होते हैं और वो एम कुछ स्पेसिफिक थिंग्स करते हैं। एंड सक्सेसफुल इनोवेशन एम एट बिगिन द बेस्ट फॉर्म ऑफ वेरी बिगिनिंग, और जो कुछ ऐसे इनोवेशंस होते हैं जो बहुत ही सक्सेसफुल होते हैं वो पहले से ही उनका बेस्ट आइडियाज़ होते हैं जिससे कि वो इनोवेशन स्टार्ट हो सके। देन द स्कोप ऑफ नर्सिंग इनोवेशन, नर्सिंग एजुकेशन, नर्सिंग प्रैक्टिस, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन, नर्सिंग रिसर्च। जो स्कोप होता है नर्सिंग इनोवेशंस का वो बेस्ड होता है नर्सिंग एजुकेशन पे, जहाँ पे कि जो नर्सिंग की एजुकेशन है वो कैसे इम्प्रूव हो सके, नर्सिंग प्रैक्टिस में क्या आइडियाज़ आए, कैसे स्किल इम्प्रूव हो और क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन कैसे हो। एंड देन नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशंस आते हैं अबाउट the various programs policies in the nursing and nursing research जो कि बेस्ड होती है न्यू आइडियाज़ को फाइंड आउट करने में।
एंड देन इनोवेशन इन नर्सिंग एजुकेशन, हैंड हेल्ड कंप्यूटर इन नर्सिंग एजुकेशन। तो नर्सिंग एजुकेशन में एक बहुत चेंज आया है कि जहाँ पे कि कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग और कंप्यूटर बेस्ड स्किल्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड वेब बेस्ड कॉन्फ्रेंसिंग, अभी ऐसे नहीं हो सकते, एजुकेशन हर जगह पहुंच सकती है और इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, वेब कॉन्फ्रेंसिंग है, ई लर्निंग है, ये है चीज़ें, इनोवेटिव चीज़ें हेल्प करती हैं। देन सर्विस लर्निंग, हाई फिdelity पेशेंट simulators, tele teaching, micro teaching, staff and student recruitment, nursing informatics है, nursing mobile library। तो ये सारी चीज़ें तभी डेवलप्ड होती हैं जब किसी ने इनोवेटिव आइडिया सोचे होंगे और उससे नर्सिंग एजुकेशन में इतना चेंजेस आए हैं जो कि बहुत ही बेनिफिट है फॉर द एजुकेशन पर्पस। स्पेशलिटी इन नर्सिंग कोर्सेज, अभी जो इनोवेटिव्स और जो न्यू आइडियाज़ रहते हैं और जो न्यू चीज़ें आए हैं नर्सिंग में, तो एडवांस कार्डिक लाइफ सपोर्ट ट्रेनिंग, बेसिक लाइफ सपोर्ट ट्रेनिंग, सर्टिफाइड इमरजेंसी नर्सिंग, क्रिटिकल केयर नर्सिंग, न्यूनेटल रिससिटेशन प्रोग्राम्स, follow-up in family nurse practice, nurse practitioner, midwifery and psychiatric nurse practitioner कोर्सेज, ये तो स्पेशलिटी नर्सिस कोर्सेज हैं। तो ये भी इसीलिए हैं क्योंकि इनका मेन पर्पस है कि क्वालिटी और स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना नर्सिंग एजुकेशन में। सो इनोवेशन इन नर्सिंग प्रैक्टिस, कंप्यूटर असिस्टेड नर्सिंग केयर, वायरलेस टेक्नोलॉजी, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी जितने भी सेटअप्स होते हैं, केयर होते हैं, वो कंप्यूटर पे फीड हो जाते हैं और बहुत सारी वायरलेस टेक्नोलॉजी आई हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं इस स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए नर्सिंग में। और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस से भी जो कि क्वालिटी बेस्ड केयर दे सकते हैं। Areas of innovation in nursing administration, management theory and leadership principle, time management, decision making and problem solving, teaching and performance strategies जो होते हैं वो नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि जो थ्योरीज हैं, प्रिंसिपल हैं, टाइम मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं जिससे कि प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए और जो आइडियाज़ हैं वो भी इम्प्लीमेंट हो जाए। और टीचिंग और परफॉर्मेंस स्ट्रेटजीज आती हैं, आइडेंटिफिकिंग एंड अचीविंग पेशेंट गोल, डॉक्यूमेंटेशन एज एन इंस्ट्रूमेंट, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, क्वालिटी एश्योरेंस। सो हमें आइडेंटिफाई करना है कि जो गोल्स हैं पेशेंट के क्या हैं, डॉक्यूमेंट करना है एवरी एक्टिविटी को एंड परफॉर्म करना है, जो भी इवैल्यूएशन करना है और क्वालिटी एश्योरेंस करना है। देन मैनुअल बेस्ड प्रोसीजर, ट्राइज बेस्ड इमरजेंसी केयर, अवेयरनेस ऑफ नर्सिंग एथिक्स, मैनेजमेंट हॉस्पिटल स्टेटस, कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड, आउटसोर्सिंग प्रोग्राम, innovations in nursing research, evidence-based nursing practice, increase focus on outcome research, promotion of research utilization, and thank you so much for watching.